तो आज जो मैं करने जा रही हूँ वह यह है कि आपने पिछले वर्ष जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें एक प्रकार की कंटिन्यूटी है और फिर आप उसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, इसलिए जिसने पहले ही सीख लिया है हो सकता है यह उसके लिए एक कि आप थोड़ा दोहराने जैसा होगा, लेकिन एक बार इस रिपीटेशन पर ध्यान देना अच्छा है ताकि आप मेरी बात समझ सकें। ठीक है, तो एक बॉक्स में पार्टिकल की समीक्षा करना। पोटेंशियल वेल बैरियर स्टेप पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर आज के विषय हैं और धीरे धीरे मैं आप सभी को डेल्टा फंक्शन और एक डायमेंशनल समस्याओं, बाउंड स्टेट्स, स्कैटरिंग स्टेट्स के कुछ गुणों के बारे में बताऊंगा। मेरे ख्याल से एक डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के बारे में आप तक जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि नींद में भी इसके बारे में बता सकते हैं। क्या यह सही है? यह क्या है? आप एक डायमेंशन में दो निर्देशांक पर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल x बराबर 0 और x बराबर L और बॉक्स के अंदर रखते हैं। आप ऐसा मानते हैं जैसे यह एक फ्री पार्टिकल की तरह है। यह वास्तव में एक फ्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि यह इस प्रकार की पोटेंशियल से बाउंड है, यह प्रतिबंध है। तो ऐसे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है? आपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का प्रयोग करके मूल्यांकन करने का प्रयास किया है, ठीक, और जाना कि वेव फंक्शन जो टाइम के इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। सामान्यीकृत वेव फंक्शन 2/1 गुना साइन n पाई x/1 की रूट है। सभी ने इसे व्युत्पन्न किया है। मुझे यकीन है कि आपने इसे कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है, अगर आपको याद नहीं है तो कृपया वापस जाएं और इसे देखें। ठीक है, और इसी तरह एक बार जब मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहता हूँ, इसका क्या मतलब है? आपको वेव फंक्शन के साथ साथ करेस्पोंडिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज दोनों देना होगा। ठीक है, इसलिए n करेस्पोंडिंग एनर्जी आइगन वैल्यू है और वो भी डिस्क्रीनाइज्ड है। इंटीजर मल्टीपल n स्क्वायर, एक कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना जो पाई स्क्वायर h कॉस स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर है, जहाँ l बॉक्स की लेंथ है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा यही तात्पर्य है। ठीक है, एक बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए आप डेरिवेशन में ये कंडीशन डालते हैं और फिर आप इस श्रोडिंगर इक्वेशन को याद करते हैं। इस तथ्य को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x के x फाई का u इन्फिनिटी की ओर है। ठीक है, क्योंकि u इन्फिनिटी की ओर प्रवृत्त है। तो यह कुछ ऐसी चीज है जिसकी आपको चिंता करने की जरूरत है। तो फिर आप वेव फंक्शन को 0 पर x के बराबर और x को l के बराबर सेट करके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो यह कुछ ऐसा है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए भी वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं होगा। यह कुछ ऐसा है जिस पर मैंने पिछले लेक्चर में जोर दिया था। इसलिए एक बार आप इसे अंदर डालते हैं तो हमें केवल वेव फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की जरूरत है, डेरिवेटिव की नहीं। और बॉक्स के अंदर आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में u को 0 के बराबर रखते हैं। मैं यही कह रहा था। और सबसे जनरल सॉल्यूशन साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन है और जहाँ के एनर्जी के स्क्वायर रूट के समानुपाती है वहां लगाना और x के बराबर 0 पर आप चाहते हैं कि आपका वेव फंक्शन गायब हो जाए और यह आपको b को 0 बनाने के लिए बाध्य करता है। इस तरह से आप डेरिवेशन से गुजरे। इसी तरह x बराबर l पर आप कोशिश कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यह फिर से 0 हो जाएगा यदि k को n पाई के बराबर के l में क्वांटाइज किया जाता है। इसलिए एक बार जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप यह एक चीज देखते हैं, जब u 0 होता है तो वो पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्री पार्टिकल को किसी प्रकार की बाधा में रखते हैं तो एक बाधा को पोटेंशियल के रूप में रखना इन्फिनिटी है। x बराबर 0 और x बराबर l के जो एक फ्री पार्टिकल के लिए कंटिन्यूअस हो सकता
सकता था अब कंटिन्यूस नहीं है। यह डिस्क्रीट हो जाता है कि जो यहाँ दिया गया है कि L बराबर n पाई, जहाँ के n पाई बटा L है। यह डिस्क्रीटाइजेशन उस बाधा के कारण हो रहा है जिसे आपने इसमें रखा है कि पार्टिकल x के बराबर 0 और x के बराबर L से आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यह पहला फीचर है जिसे आप एक पार्टिकल में देखते हैं जो लगभग एक फ्री पार्टिकल जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में नहीं। यह पोटेंशियल 0 और इन्फिनिटी होने के साथ प्रतिबद्ध है। यदि ऐसा नहीं होता तो के का रूप क्या होगा, जो कंटिन्यूअस रूप से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। आप सहमत हैं? इसलिए के का डिस्क्रीटाइज्ड होना इस बाधा को रखने के कारण है कि यह x के बराबर 0 और x के बराबर L से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसे केवल x के बराबर 0 और x के बराबर L के बीच जाना है। क्या यह सही है? इसलिए डिस्क्रीट वैल्यू दिखने लगते हैं। यदि आप इस तरह की बाउंड इनफाइनाइट संभावित पोटेंशियल बाउंड्री को लगाना शुरू करते हैं, यदि आप अंदर डालना शुरू करते हैं, तो आप देखना शुरू कर देते हैं कि एनर्जी अब कंटिन्यूअस नहीं है, यह डिस्क्रीट हो जाता है। इसलिए आपके पास ऑर्बिट फ्री एनर्जी हो सकती है, जैसे फ्री पार्टिकल माइनस से हो सकता है। आप सभी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू को 0 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस फैशन में जानते हैं। यहाँ आपके पास डिस्क्रीटाइज्ड होने की एनर्जी होगी और केवल चयनात्मक वैल्यूज। तो ये क्वांटम फीचर हैं जिन्हें आपने क्लासिकल फिजिक्स में नहीं देखा होगा। अगर मैं आपको p² 2m जैसा एक फ्री पार्टिकल देता हूँ और कहता हूँ कि p कंटिन्यूअस फैशन में माइनस से इन्फिनिटी तक +इन्फिनिटी तक ले सकता है, अब आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है? इसलिए आप इन क्वांटा को प्लैंक के तरीके से डाल सकते हैं। आप क्वांटा की एक यूनिट को इस π² h² बटा 2mL² के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और फिर आप एक डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए सभी अनुमत एनर्जी को फिर से लिख सकते हैं, जैसे n² की नोट। इसलिए n अब क्वांटा n² मल्टीप्लाई E0 के साथ डिस्क्रीटाइज्ड है। इसलिए सभी एनर्जी की अनुमति नहीं है। जिन एनर्जी की अनुमति है वे सीरीज में है। कोई आपसे पूछता है कि क्या E0 स्पेक्ट्रम में पाया जा सकता है न 3.2 E0 नो और इसी तरह, तो आप कहना शुरू कर सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी क्लासिकल फिजिक्स में नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि बोहन के ऑर्बिट एकदम सटीक थे। आप बीच में कहीं नहीं जा सकते। आपको दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जाने के लिए एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रहना होगा और इसी तरह, ठीक है? यह नॉर्मलाइजेशन फिक्सिंग आपके इंटीग्रेशन के डोमेन पर निर्भर करती है। यहाँ वेव फंक्शन 0 और L के बीच में नॉन जीरो है। इसलिए आपको इस सामान्यीकरण की कंडीशन को रखना होगा और सामान्यीकरण को ठीक करना होगा। तो ये चीजें मुझे यकीन है कि आपने इसे अपने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कर लिया है और एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद आपके पास दो अंतिम वेव फंक्शन है, जो मैंने इसे अपनी पहली स्लाइड में किया था, क्योंकि यह करेस्पोंडिंग एनर्जी में n² ही नहीं के रूप में क्वांटाइज है और लोएस्ट एनर्जी n1 के बराबर है और n0 के बराबर नहीं है। इसलिए वेव फंक्शन psi1 n बराबर 1 लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इसी एनर्जी 1 है जो E0 के बराबर है और वेव फंक्शन psi(x) में से एक है और n एक अन्य एक्साइटेड स्टेट से अधिक है। और पोजीशन की एवरेज वैल्यू क्या है, जिसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहा जाता है, इसकी भी हमने पिछली बार फॉर्मल रूप से चर्चा की थी कि यह psi* है। ऑपरेटर x psi का मूल्यांकन किया गया है। इन चीजों इन इंटीग्रेशन को आप कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि पोजीशन की एवरेज वैल्यू L/2 है और आप वेव फंक्शन को भी प्लॉट कर सकते हैं। यह एक साइन फंक्शन है। आप प्लॉट कर सकते हैं कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है और इसी तरह, ठीक है? अभी तक हमने एक डायमेंशनल बॉक्स किया है। अगर हम इसे 2
डायमेंशनल बॉक्स में बनाते हैं तो आपके पास x और y एक्सिस क्या संशोधन है, ठीक है, और पार्टिकल हम एक स्क्वायर बॉक्स ले रहे हैं। यदि आप चाहे तो हम एक आयताकार बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए आइए हम एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं। इसलिए आरेख बताता है कि पोटेंशियल कहाँ इन्फिनिटी है और स्क्वायर बॉक्स के अंदर शून्य है। तो हमें क्या करना है, आपको पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को 2 डायमेंशन में लिखना होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग वेव फंक्शन, सेपरेबल वेव फंक्शन। यदि आपकी पोटेंशियल एनर्जी को x प्लस पोटेंशियल के योग और y के लिए पोटेंशियल एनर्जी के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो सेपरेबल वेव फंक्शन लागू नहीं होता है। मुझे यकीन है कि आप इसे जानते हैं, ठीक है। इसलिए सेपरेबल वेव फंक्शन कम से कम एक डायमेंशनल बॉक्स में यह पार्टिकल इस वर्ग में आता है जहां आप x, y सभी x और y के लिए शून्य है जो कि l से कम है। शून्य और l के बीच यदि x और y वैल्यूज ले रहे हैं तो y का u शून्य है और आप इस कंडीशन को संतुष्ट कर सकते हैं ताकि आप सेपरेबल वेव फंक्शन कर सकते हैं। और फिर हम 2 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के सॉल्यूशन को देखते हैं ताकि 2 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फिर से टाइम इंडिपेंडेंट हो। आपके पास पहले एक डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल में डेल x स्क्वायर द्वारा केवल एक डेल स्क्वायर था, आपके पास डेल y स्क्वायर टर्म द्वारा डेल स्क्वायर भी होगा। इसलिए यह पहला कदम है और साई x और y दोनों का एक फंक्शन होगा और सामान्यीकरण की कंडीशन में शामिल होगा, न कि केवल x पर इंटीग्रेशन को y पर इंटीग्रेशन भी करना चाहिए। यह 2 डायमेंशनल समस्या नहीं है, सरल एक्सटेंशन है। यह वही है जो आप एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए 0 से l और 0 से l के रूप में लिमिट डाल सकते हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी x प्लस का u 1 है और y का u 2 है तो मैं उपरोक्त इक्वेशन लिख सकता हूँ। शीर्ष इक्वेशन ऑपरेटर O के रूप में जो केवल x पर निर्भर करता है और दूसरा ऑपरेटर जो केवल y पर निर्भर करता है और x y के साई पर कार्य करता है। इसलिए यह आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का मुख्य विषय है। अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को विभाजित कर सकते हैं जो केवल x पर निर्भर करता है और दूसरा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो केवल y पर निर्भर करता है, तो क्या संभव है x y के साई को x के किसी प्रकार के फाई के रूप में y के किसी अन्य फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए यह संभावना तभी मौजूद है जब आप अपने डिफरेंशियल ऑपरेटर को 2 डिफरेंशियल ऑपरेटरों के लीनियर योग में लिख सकते हैं जहां एक x पर डिपेंडेंट है और दूसरा y पर डिपेंडेंट है। तो 2 डिफरेंशियल ऑपरेटर ये हैं, एक O1 जो केवल x पर डिपेंडेंट है और O2 जो केवल y पर डिपेंडेंट है। डिफरेंशियल ऑपरेटरों, क्षमा करें यह होना चाहिए, यहाँ एक टाइपो है, u2 को y होना चाहिए, बस इसे ठीक करें, u दोनों को y होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के ऐसे सेपरेशन के लिए आप सेपरेबल फंक्शन लिख सकते हैं। मैं इसे y के xg का f कह रहा हूँ। भले ही मैं एक बॉक्स में पार्टिकल पर जोर दे रहा हूँ, यह अन्य स्थितियों के लिए भी लागू होता है। यह एक फॉर्मल 2 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है। आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का योग है तो आप जानते हैं विभिन्न कोऑर्डिनेट्स पोटेंशियल एनर्जी का समन्वय करते हैं। तो अब आप इसे 2 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और y के xg के f से डिवाइड करते हैं और आपको p प्राप्त होता है जो डिपेंडेंट होता है। इसे बाईं ओर रख दें। p जो कि y पर डिपेंडेंट है उसे दाईं ओर रखें और वे v के फैक्टर से संबंधित होंगे। तो यह सटीक एक्सप्रेशन है या समकक्ष रूप से यह प्लस यह e के बराबर होगा क्योंकि हमने साई से डिवाइड किया है, ठीक है। कृपया इसे जांचें। तो यह सिर्फ सुविधा के लिए है। LHS केवल x डिपेंडेंट है और RHS y पर डिपेंडेंट है और आप दोनों को कुछ कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं और कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं जो फिर से एक डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। x के f के लिए हल करें, ठीक है, और इसी तरह आप y के g के लिए सॉल्व कर सकते हैं जो
दूसरा एक डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसलिए अब हम 2 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन के लिए हल करेंगे। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? पहली बात जो आप एक डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की तुलना में देखेंगे वह यह है कि 2 अलग-अलग वेव फंक्शन हो सकते हैं जिनमें समान एनर्जी हो सकती है। यही एक विकृति के रूप में कहा जाता है। अधपतन एक डायमेंशनल में दिखाई नहीं देगा। एक बॉक्स में पार्टिकल ठीक है। एक बॉक्स में एक डायमेंशनल पार्टिकल भी महसूस किया जा सकता है क्योंकि यह एक बाउंड स्टेट है। यह x के बराबर 0 और x के बराबर l के अंदर बाउंड हुआ है। ठीक है, तो यह पहली चीज है जिसे आप देखेंगे। तो चलिए इस सॉल्यूशन को हल करते हैं। x y का साई। अब हम उचित है कि हम 2 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए भी y के xg का f लिख सकते हैं और याद रखें कि वेव फंक्शन x के बराबर l या y के बराबर l पर गायब हो जाना चाहिए जिसे आप जानते हैं और इसी तरह x 0 के बराबर और y 0 के बराबर है। इसलिए उन कंडीशन को अपने वेव फंक्शन पर रखें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर क्या फॉर्म मिलेगा? यह इक्वेशन कुछ भी नहीं है लेकिन आपका ए आपके जैसा है। आपके के समान है जिसे हमने के स्क्वायर किया है। एक डायमेंशनल समस्याओं में कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसलिए डी स्क्वायर एफ बटा डी एक्स स्क्वायर 2ma बटा h क्रॉस स्क्वायर इसे अपने के स्क्वायर के रूप में बोले। यहाँ केवल सरलता के लिए हम इसे के एक्स स्क्वायर कहेंगे यदि आप चाहें, ठीक है। और इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशन है। यह ए के बराबर नहीं है लेकिन यह e माइनस ए है। क्या यह सही है? आप सभी मुझसे सहमत हैं ना? ठीक है, संक्षेप में बताने के लिए तो ये इक्वेशन के सेट हैं। फॉर्मल ऑपरेटर इक्वेशन लिखी है, दूसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से दिया गया है। और फिर आपके पास y डिपेंडेंस के लिए एक फॉर्मल संचालित इक्वेशन है और दूसरी पंक्ति में स्पष्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है? बहुत सरल। निश्चित रूप से आप सभी सॉल्यूशन जानते हैं। आप पहले वाले को x के f के रूप में a साइन के x प्लस b कॉस के x रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह y का g। इसलिए आप के लिए एक सबस्क्रिप्ट x डालते हैं ताकि यह पता चल सके कि x 2ma बटा h क्रॉस स्क्वायर रूट है और के y 2m माइनस a बटा h क्रॉस स्क्वायर का रूट है। तो के x की कंडीशन क्या है? क्या यह के y है? और आप x का f बराबर 0 पर x बराबर 0 और x बराबर l की कंडीशन लगाते हैं जिससे b 0 के बराबर हो जाएगा और के x क्वांटाइज हो जाएगा। इसी तरह के y को क्वांटाइज किया जाएगा और d 0 होगा। इसलिए सामान्यीकरण तक एक बॉक्स में 2 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए कंबाइंड सॉल्यूशन 2 साइन फंक्शन का एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल समान है, जिसमें एक nx इंटिजर क्वांटम संख्या के रूप में और ny एक अन्य पूर्णांक क्वांटम नंबर के रूप में है। और आप सामान्यीकरण को कैसे ठीक करते हैं जिसे आप dx के साथ साथ dy पर इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यह एक 2 डायमेंशनल समस्या है और आप सामान्यीकरण को ठीक कर सकते हैं। क्या यह सही है? एक प्राइम रूट 2 बटा l है या यह केवल 2 बटा l होने वाला है? इसे 2 बटा l होना चाहिए। प्रत्येक इंटीग्रेशन के लिए एक मूल 2 होगा l, इसलिए यह भी आपको सही करना चाहिए। और एक विशिष्ट तरंग के लिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी वेव फंक्शन, यहाँ मुझे एक nx, ny सबस्क्रिप्ट रखना चाहिए। उस वेव फंक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी nx स्क्वायर और ny स्क्वायर होगी। n x स्क्वायर 1 होगी, ny स्क्वायर
ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी, इसलिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ताकि आपको यह स्पष्ट रूप से मिल जाए कि एनर्जी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर होनी चाहिए। फिर से आप एक मौलिक एनर्जी यूनिट को परिभाषित कर सकते हैं और एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल एनर्जी को फिर से लिख सकते हैं जैसे कि 2 क्वांटम संख्याओं के स्क्वायर के योग को मल्टीप्लाई ही करना एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। यह आपके लिए एक अभ्यास है। अगर मैं आपको कहूं कि एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल की एनर्जी 13 की है और वेव फंक्शन यूनिक नहीं है, तो संभावनाएं क्या हैं? 2 3 और 3 2, इसलिए वेव फंक्शन में एन एक्स 3 और एन वाई 2 के रूप में है। एन एक्स के रूप में 2 और एन वाई के रूप में 3 के साथ एक दूसरा वेव फंक्शन भी हो सकता है। दोनों एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू साझा करेंगे, इसलिए ये 2 वेव फंक्शन उस स्तर पर डिजेनरेट हैं जिस एनर्जी स्तर को आप 2 फोल्ड डिजेनरेट कहेंगे। 2 की सिमेट्री। हाँ, तो मैं आपको एक और चीज देता हूँ जहाँ आप एक आकस्मिक सिमेट्री देखते हैं। एक और ठीक है, तो यह स्क्वायर की सिमेट्री के कारण होता है, लेकिन यह आकस्मिक सिमेट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आपको वो उदाहरण देने की कोशिश करने दें। 50 की नोट। क्या संभावनाएं हैं? वहाँ कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए यह आकस्मिक डिजेनरेसी भी हो सकती है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एन एक्स स्क्वायर और एन वाई स्क्वायर के रूप में जोड़ने वाली संख्या में इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। 13 ई नॉट के मामले में इस स्क्वायर की सिमेट्री आपको बताती है आप एन एक्स और एन वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं जो आप कह रहे थे, लेकिन जब आप इसे 50 और न केवल सिमेट्री के लिए करते हैं बल्कि आपके पास आकस्मिक चीजें भी होती हैं, तो आपके पास एक के रूप में 7 एन वाई के रूप में एन एक्स होगा जो आपको 50 3 नॉट एन वाई 7 एन एक्स के रूप में देता है। आपके पास एन एक्स 5 के बराबर और एन वाई बराबर 5 है, इसलिए यह 3 फोल्ड डिजेनरेसी है। ऐसी संभावनाएं भी मौजूद है, इसलिए मामले दर मामले में आपको डिजेनरेसी का पता लगाना होगा। यह हमेशा 2 फोल्ड डिजेनरेट नहीं होता है, यह इससे भी अधिक हो सकता है। मैं बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए इसे करने का स्वाद दिया है। 3 डायमेंशनल बॉक्स करना मुश्किल नहीं है। पहले वहाँ y दाएं हाथ पर डिपेंडेंस है, x बाएं हाथ की ओर डिपेंडेंस है। इसे एक कांस्टेंट के रूप में रखें और फिर y यह है कि आप इसे y और z के रूप में अलग करते हैं। व्यवस्थित रूप से चलते हैं, इसलिए x का f, y का g, z का h होगा और आप इसे 3 साइन फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में सही लिख सकते हैं, है ना? इतना सीधा अभ्यास। पहला, यदि आप 2 डायमेंशन को समझते हैं तो आपको 2 मिल सकता है। डिजेनरेसी का क्या होता है? क्यूबिकल सिमेट्री एन एक्स एन वाई एन जेड के क्रम परिवर्तन की अनुमति देगा। एनर्जी होगी एनर्जी एन एक्स एन वाई एन जेड नॉट टाइम्स एन एक्स स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। 3D बॉक्स स्क्वायर बॉक्स, या मुझे तकनीकी तौर पर इसे क्यूब कहना चाहिए, ठीक है? क्या वह ठीक है? तो एन एक्स एन वाई एन जेड का ए 3D स्क्वायर बॉक्स के लिए एन एक्स स्क्वायर और एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर है। यहाँ फिर से डिजेनरेसीज पर दोबारा काम करते हैं और आप यह भी लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन एक्स वाई जेड क्या है? इसे 2/L पावर ऑफ 3/2 मल्टीपाई बाई साइन इन एक्स π/L मल्टीपाई बाई साइन इन वाई π/L x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? तब साइन इन जेड PIZ/L क्या वह ठीक है?
यदि आप इसे L1 L2 लेंथ चौड़ाई ऊंचाई L1 L2 L3 के साथ एक क्यूबॉइड के रूप में रखने का प्रयास करते हैं तो क्या संशोधन होगा? आपको इन चीजों को तदनुसार संशोधित करना होगा। यदि आप बदलाव करते हैं तो यह इ नहीं भी को यूनिवर्सल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और आपको उचित रूप से 1/L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर के रूप में रखना होगा। आप जानते हैं कि वह क्या है और उस मामले में कोई सिमेट्री नहीं है जो केवल आकस्मिक संयोग हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने जो सूची दी है वह 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए है और फिर मैंने आपको इसे हल करने को कहा है। 3D बॉक्स पर कुछ असाइनमेंट समस्याएं होंगी और आप इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है।